नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सीधा रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ एलएसी पर चीन की सेना कदम पीछे खींच रही है और दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर अब सियासत कदम आगे बढ़ा रही है। बता दें आपको, कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सरकार पर खूब आरोप लगाए। चीन के सामने डीलिंग हुई है, ये कहा है भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 3 पर क्यों लौट रही है। भारतीय सेना फिंगर 4 पर रहती थी। देप्सांग को लेकर सरकार क्यों चुप है। रक्षा मंत्री ने सदन में चीनी घुसपैठ को लेकर एक शब्द क्यों नहीं कहा। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। तो राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जो बयान दिया उसमें एक बार भी घुसपैठ का जिक्र क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी ने उस बयान को लेकर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि सेना तो चीन से सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी सरकार चीन के सामने झुक गई है। निकाला जाए। देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है। ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए। एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। यह वजह है। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की। सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है। तो चीन पर भले ही राहुल गांधी की सियासत हो, लेकिन हकीकत यह है कि चीन टैंक वापस भागने लगे हैं। हिंदुस्तान की धमक के आगे चीन की एक न चली। करीब 1 साल की तनातनी के बाद ड्रैगन की अकड़ हवा हो गई है और उसे बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा है। अब जहां एक पीएलए के टैंक फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ एक एक कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शूरवीर अप्रैल से पहले की पोजीशन पर शान से डटे हुए हैं। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हिंदुस्तान अपनी जमीन पर शान से खड़ा रहा।
चालबाज चीन को अपनी हद में पहुंचाने के लिए अड़ा रहा, लड़ा भी डटा भी, और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। चीनी टैंक पेंगोंग लेक से बैरंग वापस लौटने शुरू हो चुके हैं। ये रहा पहला चीनी टैंक, ये दूसरा और तीसरा। कहां से ये टैंक लौट रहे हैं? मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पूरे 9 महीने बाद चीन पूर्वी लद्दाख से अपनी सैन्य टुकड़ियां और साजो सामान पीछे हटाने पर मजबूर हुआ है। पूरे 9 महीने बाद चीन के टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पेंगोंग तट से वापस लौटने शुरू हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्यूचर पे चीन पे भरोसा किया जा सकता है? चीन ने जो 2020 अप्रैल में किया, क्या वो फिर से एक बार वो हरकतें नहीं दोहराएगा, या फिर चीन हिंदुस्तान की मजबूती से डर कर ये समझौता कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि मौजूदा डिसएंगेजमेंट यानी सैनिक और सैन्य साजो सामान को पीछे करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद पेंगोंग लेक पर नई तस्वीर कैसी होगी। लेक से सटे फिंगर एरिया पर फिर से मई 2020 वाली स्थिति बन जाएगी, यानी चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे चली जाएगी और भारतीय सैनिक फिंगर 3 के पास बनी अपनी स्थायी चौकी धन सिंह थापा पोस्ट पर चले जाएंगे और फिर फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर का स्ट्रेच एक तरह से नो मैन लैंड हो जाएगा, यानी यहाँ किसी देश की सेना पेट्रोलिंग नहीं करेगी। अप्रैल 2020 से पहले भारत की मौजूदगी फिंगर 1 से फिंगर 4 तक थी, जब भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। हालांकि मई 2020 में चीनी सेना ने फिंगर 4 के बाद भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा उसने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच कई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए थे। लेकिन अब चीन न सिर्फ इन कंस्ट्रक्शंस को हटाएगा, बल्कि फिंगर 8 से पूरी तरह पीछे हट जाएगा। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य डिसएंगेजमेंट अच्छी शुरुआत है, लेकिन सवाल उन मुद्दों का है जिस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मसलन डेपसांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके, जहां पर चीनी सैनिकों की अभी भी मौजूदगी है। डेपसांग प्लेन वही इलाका है जिसके पास भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी है, जिसे चीन अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ये डिसएंगेजमेंट के क्या हम चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो इतना हम विश्वास कर सकते हैं कि वो इसको ऑनर करेगा कि हाइट्स जो थी, जो हाइट्स ही हमने फिंगर 4 के सामने की हाइट्स के ऊपर जाकर हमने ये चाइनीज़ को हराने में स्ट्रैटेजिकली जो कामयाबी ली थी, हमको वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। भविष्य में चीनी चालबाजों को काउंटर करने के लिए भारत की मौजूदा रणनीतिक पोजीशंस काफी मायने रखेंगे। तो ये पोजीशंस हैं पेंगोंग लेक के दक्षिण में कैलाश हिल रेंज की मुखबरी, मगर हिल पर, गुरंग हिल और रेचिल्ला दर्रे पर, जहां हिंदुस्तान के शूरवीरों ने 29 और 30 अगस्त की रात अपना कब्जा जमाया था। हिंदुस्तान की इस स्ट्राइक से चीन की स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि इन स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर आते ही चीन का मोल्डो गैरिसन, सेम्पुगुर गैप और रेचिन ग्रेजिड लैंड सीधे भारत की चुशुल ब्रिगेड की जद में आ चुका था। कि डिसएंगेजमेंट सिलेक्टिवली सिर्फ पोंगोंग सो के उत्तर और दक्षिण में होगी, लेकिन जहां भारत को नुकसान हो सकता है इस सिलेक्टिव डिसएंगेजमेंट का, वो है उस लेक के दक्षिण में, जहां हमने डोमिनेटिंग हाइट्स अगस्त के आखिरी महीने में ऑक्युपाई करी थी, जहां हम चाइना की पोजीशंस को डोमिनेट कर सकते हैं। बातचीत में उलझाकर चालबाजी और चालाकी करना, दगाबाजी करना चीन की पुरानी फितरत रही है। लिहाजा डिसएंगेजमेंट के एक एक चरण में भारत भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, ताकि भविष्य में चीन को दगाबाजी करने का मौका न मिले। भरोसे की गुंजाइश पर चीन का खराब ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा हावी रहा है। चीन जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कभी जाहिर नहीं होने देता। जाहिर है हिंदुस्तान को हर रणनीति से पहले चीन की इस फितरत को ध्यान में रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एलएसी पर पिछले 9 महीने से जो तनाव बना हुआ है उसमें अब कुछ सुधार की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस पर पुष्टि हुई कल राज्यसभा में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद, और
उधर से चीनी सेना भी पीछे हटने शुरू हो गई है। जो टैंक हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े थे अब वो पीछे हटने लगे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस पर सरकार को घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद गंभीर आरोप लगाए सरकार पर। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, राहुल गांधी ने जो भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आगे भी वो इस तरह के बयान जारी करेंगे या कांग्रेस कुछ इसके लिए प्रदर्शन करने वाली है या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खत्म हो गया काम? देखिए नावेद, जहाँ तक लद्दाख का मसले को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं, चाहे ट्विटर के जरिए हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो। आज राहुल गांधी का राजस्थान में दौरा था, आज किसान रैली को संबोधित करने वाले उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधा सरकार पे हमला किया। हालांकि बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया सरकार पे और ये कहा है कि जो स्थिति है, जो प्रधानमंत्री उन्होंने चाइना के आगे घुटने टेके, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया था उस स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि पैंगोंग 4 जो है उस पर सेना पीछे, लेकिन वो हमारा एरिया है और हमारी भूमि को चाइना को दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक और बात कही और कहा है कि अप्रैल 2020 वाली जो स्टेटस को उसी को रखना चाहिए और उस पर ही बहाल होना चाहिए। लद्दाख के मसले को पहले भी राहुल गांधी उठाते रहे हैं और जो बड़ा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसमें हार हमारी हुई है। जिस तरह की बातें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए, प्रधानमंत्री ने मत्था टेक दिया, चाइना के सामने जो हमारी पवित्र भूमि है वो चाइना ले गई, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार डिसएंगेजमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेना हमारे पास आ जाती है और यहाँ से अगर जाती है तो डिसएंगेजमेंट नहीं, वो हमारे यहाँ कैसे आए। तो इस तरह के एलिगेशन पहले भी लगाते हैं और आज भी सवाल पूछा है। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या इस मसले को संसद में उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि संसद में हमें बोलने का मौका नहीं दिया था, हमें इंटरवीन करने का मौका नहीं दिया था, इसी कारण मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस तरह के एलिगेशन लगाए राहुल गांधी ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष ने, राहुल गांधी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गंभीर आरोप सरकार पर लगाए और ये कहा है कि सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खेती से जुड़े कानूनों पर किसान और सरकार के साथ साथ सरकार और विपक्ष में भी ठनी हुई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसान आंदोलन और खेती कानून पर विस्तार से बताया था, जिस पर कल बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने पलटवार किया। देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा और राहुल ने क्या जवाब दिया। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। तीसरा कानून का कंटेंट, जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े। जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी,
किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा।